नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों से सीधी सीधी बात, साफ साफ बात की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश में वोट वायरस फैलाया, वोट के चक्कर में 70 साल तक तुष्टीकरण की नीति चलाई, चुनाव जीतने के लिए वक्फ बोर्ड को संविधान से ऊपर रख दिया, कुछ कट्टरपंथी लोगों को फायदा पहुंचाया और बाकी मुस्लिम नौजवान साइकिल का पंक्चर लगाकर जिंदगी बसर करते रहे। मोदी ने कहा उन्होंने जो नया वक्फ कानून बनाया है उससे आम मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ की लाखों हेक्टेयर जमीन और बेशकीमती प्रॉपर्टीज से मुस्लिम महिलाओं, बेवाओं, नौजवानों और पसमंदा मुसलमानों को लाभ होगा। अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं की जागीर नहीं रहेगा। असल में इस वक्त वक्फ एक्ट के जरिए देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में आंदोलन चला रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी रास्ते से पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए सरकार पर प्रेशर बनाने की बात कह रहा है, लेकिन तमाम मौलाना और खासकर कांग्रेस के नेता आग लगाने वाले बयान दे रहे हैं। जैसे झारखंड के एक मंत्री ने कहा मुसलमानों के लिए शरिया संविधान से ऊपर है और वक्फ एक्ट शरिया के मामले में दखल है, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद ने आज कहा जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 घंटे के भीतर मोदी के वक्फ एक्ट को खत्म कर देगी। बंगाल में तो वक्फ एक्ट के विरोध में हिंसा हो रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये आपको कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या हैं? तृणमूल के प्रदर्शन के कारण, तृणमूल के प्रोटेस्ट को सपोर्ट के कारण हालात क्या हैं? मुसलमानों के डर से घर छोड़कर भागे हिंदुओं का दर्द क्या है? ये सब दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर बंगाल में ममता की पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम क्यों हुई और बंगाल में अब खूनी सियासत क्यों हो रही है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से। प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के हिसार में थे। मोदी ने यहां महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी और फिर यहीं से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद सामाजिक न्याय की बात की, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही हुआ। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए वोट बैंक के चक्कर में वक्फ कानून में बदलाव किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को मुसलमानों की फिक्र कभी नहीं रही। अगर मुसलमानों की चिंता होती तो कभी किसी मुसलमानों को कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। कि तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में
मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। और इसके बाद मोदी ने मुसलमानों को समझाया कि कांग्रेस ने जो वक्फ एक्ट बनाया था उसके जरिए कैसे मुसलमानों के हक मारे जा रहे थे और नए वक्फ कानून से आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा। मोदी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर हक तो गरीब मुसलमानों का था, लेकिन इसका फायदा उठा रहे थे लैंड माफिया। जिस जमीन से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का भला होना चाहिए था, उसकी खुलेआम लूट हो रही थी। इसीलिए कुछ कट्टरपंथी मौज कर रहे थे और मुस्लिम नौजवान पंचर बनाते रहे। मोदी ने कहा कि नए वक्फ कानून से ये लूट खसोट बंद होगी और आम मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टीज और उससे होने वाले इनकम का फायदा मिलेगा। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मैंने आपको दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के सामने कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोला। अब मैं आपको कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। कांग्रेस के नेता आज भी पुरानी लाइन पर ही चल रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का कहना है कि हम 1 घंटे में इसका इलाज करना जानते हैं। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर में इलाज कर देंगे। इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमान चिंता न करें, वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहें, सरकार पर प्रेशर बनाएं, लेकिन यकीन रखें जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन 1 घंटे के भीतर मोदी के वक्फ एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हमसे हो रही है कि अल्लाह हमारी इतनी सख्त आजमाइश ले रहा है। लेकिन फिर वही कि अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं हुआ जा सकता। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं।
और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं हम। अब कांग्रेस की कुछ और बात सुनिए। इमरान मसूद तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर वक्फ के कानून को खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के नेता अपने राज्य में वक्फ कानून के बारे में क्या कह रहे हैं, यह सुनने लायक है। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, वक्फ एक्ट के कारण बंगाल में हालात खराब हो रहे हैं, दंगा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस झारखंड में ऐसा नहीं होने देगी। झारखंड में वक्फ एक्ट लागू ही नहीं होगा। वक्फ बोर्ड आप देख सकते हैं बंगाल में क्या हाल है। बंगाल में लगातार वहाँ पे हिंसक घटनाएं घट रही है, लोगों की जान जा रही है। धनबाद में आया हूँ, झारखंड में भी लोग आक्रोशित हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा, जिसका जो हक है वो उस पर आघात पहुँच रहा है, ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। एक साजिश के तहत इस हमारी कौम पर जुल्म पे जुल्म कर रही है, तो बेवजह आप उसको छेड़ रहे हैं। सड़क पे उतार दिया आपने, आंदोलन करवा रहे हैं। क्यों भाई? उनका नीति वही है कि फूट डालो राज करो। अंग्रेज जो नीति पे चल रहा था, भाजपा उसी नीति पे चल रहा है। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्फ बोर्ड झारखंड में लागू नहीं होगा। झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, आजकल कांग्रेस के जो नेता संविधान की कॉपी जेब में रखकर घूम रहे हैं, उनकी असली सोच झारखंड के मंत्रियों ने उजागर कर दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस शरिया को संविधान से ऊपर बताने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर करे, वरना यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान हफीजुल हसन के बयान से सहमत है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत के कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। अब आपको कांग्रेस से एक और नेता का बयान सुनवाता हूं, जिसने सीधे सीधे कहा कि प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, अब दंगा करना होगा, आग लगानी होगी, ट्रेनों और बसों को जलाना होगा। कर्नाटक के दावणगेरे में कांग्रेस के नेता कबीर खान खुद अपना वीडियो बयान जारी करने के लिए सामने आए, जिसमें कबीर खान मुस्लिम नौजवानों से कह रहे हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ बैनर पोस्टर लेकर शांतिपूर्ण विरोध से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हर गांव में आग लगानी पड़ेगी, हर गांव में 4-6 लोगों की बलि लेनी होगी, बसें जलानी होगी, ट्रेन जलानी होगी, तभी ये कानून वापस होगा। हालांकि कबीर खान के इस बयान की जबरदस्त आलोचना हुई और इसके बाद पुलिस ने कबीर खान के खिलाफ केस भी दर्ज किया, उसे अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन आप इस शख्स का बयान सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लोग मुसलमानों को किस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्टा करने से, कटोटरा पकड़ने से, डीसी साहब को जाको देने से, सीएम को देने से और पदाधिकारी को लज्जा को देने से कि हाँ अभी फायदा नहीं है, रास्ते पर उतरना ज़रूरी है। जो भी करना चाहते हैं तुम्हें चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। हर गांव से 8-10 आदमी मरना, कैसा होना 150 वो हुआ तो सिर फुट के कामा करना, बसा जलाना, ट्रेना जलाना। गाँव में है ना, मतलब ये बिल के खिलाफ, मतलब भरेज बसा जलाना कर को बोल रहा नहीं मैं, ठहरा कर को पूरा उतरे के बाद जलाओ, ट्रेना ठहरा करो, ट्रेना में से उतरो को जलाओ। और है ना जरे चीज़ा है ना
बोल को करने के नहीं रहते, प्लानिंग कर को करने के नहीं रहते। बिल वो उतना जल्दी आसान से है ना वो बिल रद्द होती नहीं, उसके बारे में बहुत सारे त्याग बलिदान देना पड़ता। कटोटरा पोस्टरा ये सभी आवाज़ पुकारी से काम नहीं होता। रास्ते पे उतरना मतलब इसके विरोध में आना, फुल गुस्से का मुजाहिरा करना, वक्त पड़ेगा तो गऊ बंद करो, चलाओ, फोड़ो तोड़ो, क्या हो तो भी करो। कांग्रेस की जितनी भी नेताओं के बयान मैंने आपको सुनवाए, उससे ये तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस के ये नेता मुस्लिम अपीजमेंट के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की बात सही है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने मुल्क का बहुत नुकसान किया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने मुसलमानों का भी खूब नुकसान किया है। मुसलमानों को ज्यादातर राजनीतिक दलों ने वोट बैंक माना, उनका इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। और ये सही है कि अपने मेहनत के दम पर मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस बने, साइंटिस्ट बने, हर फील्ड में बेहतरीन काम करके दिखाया, टॉप पर पहुंचकर दिखाया। पर ऐसे मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। गरीब पिछड़े मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है और उसकी वजह भी कोई सीक्रेट नहीं है। मजहब को तरजीह देकर पढ़ाई लिखाई में उन्हें पीछे रखा गया। मुसलमानों को ऐसे कामों में लगाया गया जहां आमदनी कम होती है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपीजमेंट बंद हुआ, लेकिन सरकारी योजनाओं को लाभ देने में भेदभाव नहीं हुआ। राशन, मकान, बिजली, इलाज जैसी जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, उनका मुसलमानों को भी पूरा फायदा मिला। मोदी कहते हैं कि वो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। मदरसों में कंप्यूटराइजेशन का काम बड़े पैमाने पर हुआ भी है। अब स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट की तादाद तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यह भी सच है कि हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, नफरत की दीवारें और ऊंची कर दी गई हैं। मुसलमानों के वोट लेने वाले उन्हें कभी सीए के नाम पर डराते हैं, कभी वक्फ के कानून के नाम पर डराते हैं। सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए मुसलमानों को उकसाते हैं। और उकसाने का, भड़काऊ बयानों का असर क्या होता है, माहौल कैसे खराब होता है, ये पश्चिम बंगाल में आजकल रोज दिखाई दे रहा है। वक्फ एक्ट के बहाने आज बंगाल के कई जिलों में फिर आग लगाई गई। आज साउथ 24 परगना, ईस्ट बर्धमान और मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा की कोशिश की गई और आगजनी की गई। मुर्शिदाबाद में तो हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की तैनाती के बाद हालात काबू में आ गए, लेकिन 11 अप्रैल की हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद और जाफराबाद और धूलिया कस्बों में बड़ी संख्या में हिंदू घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गंगा पार करके मुर्शिदाबाद के 400 से ज्यादा हिंदुओं ने मालदा में शरण ली है। इन हिंदू परिवारों को सरकार ने मालदा के सरकारी स्कूल में ठहराया है, लेकिन इन दंगा पीड़ितों को न तो स्कूल से बाहर निकलने की परमिशन दी जा रही है और न किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। आज हमारे संवाददाता ओंकार सरकार इन परिवारों से मिलने पहुंचे तो बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। पुलिस से ओंकार को स्कूल में घुसने नहीं दिया। स्कूल के बाहर भी भीड़ जमा हो गई और जो परिवार मुर्शिदाबाद से भागकर यहां पहुंचे हैं, वो भी स्कूल के गेट के पास आ गए। बाहर से ही ओंकार ने लोगों से बात की। दंगा पीड़ितों ने कहा वो तो जान बचाकर भाग आए, उनके पास कुछ नहीं है। सरकार ने उन्हें स्कूल में बंद करके रखा है, न खाना दिया जा रहा है न पानी। ये मालदा जिला के पारलालपुर गांव और इस पारलालपुर गांव में के जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल पर मुर्शिदाबाद से जो लोग शरण लिए हुए हैं उनको रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जैसे जा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ का स्थानीय लोगों का जो आरोप है कि यहाँ पर अंदर किसी को जाने से रोक लगा दी गई है पुलिस की तरफ से, और इसी के कारण जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अंदर से में भी लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जब उनके ऊपर हमले हुए तब पुलिस प्रशासन कहाँ थे, तो यही आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अंदर में जो है बातचीत करेंगे। दादा क्या हालात है?
यहाँ पर बहुत हालत खराब है सर, कुछ भी नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रही है। नहीं सर, हम लोगों को ममता का पुलिस बोल रहे हैं अंदर रहो, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, कुछ दवाई बा कुछ खाने टाने का कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ का पुलिस। बोलून क्या हालात कैसे है आप लोग? ये हालत सही नहीं है और हम लोकल लोग हैं, हम उधर का जो मुर्शिदाबाद का लोग है तो उन लोगों को पूछिए क्या हालात है। मुर्शिदाबाद के लोगों का हाल आपने देखा। इस इलाके की हिंसा में 11 अप्रैल को 2 लोगों की मौत हो गई थी। दंगाइयों की भीड़ ने पिता पुत्र को मार डाला और इसके बाद हिंदुओं की दुकानों, घरों और मकानों पर पथराव किया। फिर घरों को आग लगाने की कोशिश की, दुकानों को लूट लिया। इससे मुर्शिदाबाद के हिंदू बुरी तरह से डरे हुए हैं। जो परिवार मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा पहुंचे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि दंगाइयों ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उनके इलाके में जिस टंकी से पानी की सप्लाई होती थी उसमें जहर मिला दिया। पूरे इलाके से हिंदू को खत्म करने की धमकी दी, इसलिए उनके पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। घर पर सब लूटपाट कर लिया गया है, इसके साथ साथ जितने भी उनके घर पे गहने थे वो भी लूटपाट कर लिया गया है। तो जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद के धुलियान से सीधा मालदा आ पहुंचे हैं। आज 3 दिन हो गया है, इसी स्कूल पर फिलहाल ये लोग रुके हुए हैं। 5 जन के फैमिली है, वो 5 जन सीधा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जो लूटपाट मचाया गया, घर पे आपका आग लगाया गया, ये सब कौन किया? मुस्लिम रा। अच्छा, मुस्लिम रा घर आग। हाँ सुने छी दिए छे कि टंकी तो 20 में सिए छे। अच्छा, पानियो जले? हाँ पानी जले। লুটপাট সব করে, বাড়িতে জল ছিল, ট্যাঙ্কি ছিল, সব ওগুলোতে বিষ ফিষ সব দিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে চালের বস্তা ছিল, চালের বস্তাতে বিষ ভরা আছে। এই যে মুসলমানরা। मेरा घर है धुलियान, मुर्शिदाबाद 16 नंबर वार्ड। मेरा घर में वहाँ का जो मुस्लिम था, वो मुस्लिम लोग मेरा घर सब लूट लिया। पहले लूट किया, बाद में आग लगा दिया। उसका बाद मंदिर, 2 मंदिर तोड़ दिया। वहाँ घर में सब आग लगा दिया, जो था हर बस लूट कर छिटा दिया, पूरा दिया, सब कुछ किया दिया। हाँ, और वहाँ जो बाल बच्चा जो भी था उसका अन्याय किया था उसके साथ। और हमको बोला था कि यह पाकिस्तान बनाएगा, मेरा देश है, तुम लोग भाग जाओ, यही बोला था। क्या बोला था? मुझे मेरा देश है, यह हिंदू नहीं रहेगा, हिंदू सुन्ना कर दिया जाएगा। हमारा साथ 3-4 आदमी आया, यहाँ स्कूल में आश्रय लिया था। इन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्कूल में घुसने की परमिशन नहीं दी। सुकांता मजूमदार ने कहा, एक महिला मुख्यमंत्री के राज में गरीब महिलाओं से बदसलूकी की गई और ममता खामोश रही। सुकांता ने कहा, इन लोगों को अब ममता सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए कुछ महीनों तक मुर्शिदाबाद में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रखनी चाहिए। देखिए हालात बहुत ही गंभीर है। महिलाओं के साथ जिस तरीके की बदसलूकी हुई है, इज्जत लेने की कोशिश हुई, महिलाएं खुद बोल रही है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर भारत में ऐसी घटना घट रही है तो उस महिला मुख्यमंत्री का कोई मोरल राइट है नहीं है अपने पद पर बैठे रहने की। उनको अभी भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। जनता की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 1% भी बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कोर्ट ने भी की है, कोर्ट को भी ये पता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सेंट्रल फोर्सेस को रखना चाहिए वहां पे। अब एक कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के ऊपर है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फोर्सेस की जुडिशियल यूज होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से पुलिस ने उनको बैठा के रखा, बैठा के नहीं रखना चाहिए। बहुत कड़े हाथों से इस दंगाइयों का दमन करना चाहिए। मुर्शिदाबाद से हिंदू को पलायन क्यों करना पड़ा, वह हालात कैसे हैं, ये भी आपको दिखा देता हूं। मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में जुमे के नमाज के बाद वक्फ कानून का विरोध कर रही दंगाइयों की भीड़ ने 70 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे
चंदन दास की हत्या कर दी। हरगोविंद दास और चंदन दास देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम करते थे। उनका वक्फ कानून से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भीड़ ने घर में घुसकर पिता पुत्र की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो हिंदू थे। धुलियान कस्बे का ये वही जाफराबाद इलाका है जहां पिता पुत्र रहते थे। उन दोनों की हत्या करने के अलावा भी भीड़ ने कई घरों में आगजनी की, तोड़फोड़ की। घरों की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें गरीब गुरबे लोग ही रहते थे, लेकिन दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा। आज हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जाफराबाद के उसी इलाके में पहुंचे जहां दंगाइयों ने सबसे पहले हमला किया। धुलियान कस्बे की मेन मार्केट में दंगा करने वालों ने चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया, हिंदुओं की दुकानों पर पत्थरबाजी की। अब हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की तैनाती की गई है। इसके बाद बंगाल की पुलिस भी एक्टिव दिखाई दी। अब तक करीब 150 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी टेंशन है। दुकानें बंद हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मुर्शिदाबाद रोड से धुलियान की तरफ जब हम मुड़ते हैं तब अंदर आते इस तरीके का हाल आपको देखने को मिलता है। बीएसएफ की गाड़ियां और पसरा हुआ सन्नाटा यहां पर दिखाई देगा। अब बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति बनी रहे। जो हिंदुओं का इलाका है खास तौर पर उसको टारगेट किया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ किया गया। अब आप देखिए, इस दुकान को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये दुकान है भक्ति स्टार करके नाम है, ये एक हिंदू का ही इलाका है और ये घर और दुकान आपस में साथ में ही बना हुआ है। लेकिन इसमें जब तोड़फोड़ हुई है, लूटपाट हुई है, उसके बाद यहाँ से जो लोग हैं वो इस जगह को छोड़ के चले गए। इसके बगल में एक दुकान है, आप देखिए, ये भी एक मिठाई और किराने की दुकान दिखती है, रेस्टोरेंट। ये भी पूरी तरीके से तोड़फोड़ तहस नहस कर दी गई है। इसको भी पूरी तरीके से तहस नहस किया गया और यहाँ पे भी जो लोग थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। कुल मिलाकर जो हिंदुओं का जो इलाका है, अक्सर जो हिंदू यहाँ पर जो रहते हैं, जो छुटपुट दुकानों में लोग नज़र आते हैं, वो अपनी या तो दुकान छोड़ के चले गए हैं या तो जिनका घर है उन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ पे पूरे इस इलाके को बीएसएफ ने अपनी जद में लेके रखा हुआ है। अब गिने चुने लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। घर में आप देखिए शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। इस इलाके के हिंदुओं ने हमारे रिपोर्टर्स को बताया कि एक तरफ दंगाइयों की भीड़ हमला कर रही थी, दूसरी तरफ पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी। लोगों ने कहा जब घरों पर पत्थरबाजी शुरू हुई तो कुछ हिंदू लड़के पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस वालों ने इन दोनों लड़कों को यह कहकर भगा दिया कि दंगाइयों से खुद निपटो, पत्थर उठाकर भीड़ का मुकाबला करो। इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इस इलाके लोगों ने कहा कि अगर बीएसएफ ना आती तो हालात और भी खराब हो जाते, इसलिए इस इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ही रखा जाए। हाँ, हिंदू लोग सब घर छोड़ के जा रहा है भाई साहब। हम लोग तो चैन से रह नहीं सकते, बाल बच्चा सब डर के मार मारता है, भूखे मर जाते हैं हम लोग। खाना पीना, दुकान पसा सब कुछ बंद है, रोजगार रोजी सब बंद हो गया, तो हम लोग कैसे जिएंगे भैया बोलिए। आपके घर में भी पत्थर वगैरह? हाँ, हम लोग का घर में पत्थर, लड़का बच्चा को घींच रहा था, जवान जवान लड़की लोग को घींच रहा था। तो हम लोग कैसे रहेंगे बोलिए। यहाँ पर पुलिस है, पुलिस बोलता है हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। 4 घंटा धर के हम ही लोग लड़ाई किए हैं। वो लोग मिशन लेकर जा रहे, हमारा हाथ बंधा है, हमारा हाथ बंधा है। हाथ बंधा कैसा कहते हैं? वो लोग करीबन 5-6 हज़ार थे और हम मोहल्ले, हमारे मोहल्ले का नाम है घोसपाड़ा। यहाँ पर करीबन हम लड़का लोग के 200 ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग 200 लोग क्या कर लेंगे उसके साथ। हमारे पास सिर्फ इतना ही है। हम जब यहाँ का मतलब थाना है, मतलब शमशेरगंज थाना, जो पुलिस अधिकारी है, और हम वहाँ पर उनको बोले जे आप सर कुछ कीजिए, तो वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले जब आप कुछ करिए तो बोलते आप लोग ही जाइए, आप लोग आगे जाइए पत्थर लेके। वो लोग हमको खुद बोल रहे हैं आप लोग आगे जाइए पत्थर लेके। हम साधारण नागरिक अगर पत्थर लेके आगे जाइए तो हमको दे दीजिए ना, हमको अधिकार दीजिए। आप क्यों पुलिस के ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पर? तो हम साधारण लोग के हमारे पास सिर्फ यही बोलना है जो हमारे यहाँ पर एक बीएसएफ कैंप जरूरी है। क्योंकि जब बीएसएफ भैया लोग आए तब हम रात को शांति से सोने पाए हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं रहते तो आज हम खत्म हो चुके थे। पश्चिम बंगाल में हिंसा और दंगों की वजह से बीएसएफ की तैनाती करनी पड़ी है। सैकड़ों हिंदू घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के करीबी और उनकी सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम का कहना है कि सब ठीक है,
कोई गड़बड़ नहीं हुई। फिरोज हाकिम से हिंदुओं के पलायन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कोई पलायन नहीं है, बंगाल के लोग बंगाल के ही दूसरे जिले में गए हैं, इसे पलायन नहीं कहते। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। सरकार का एक मंत्री जब इस तरह का बयान देगा तो दंगाइयों का हौसला तो बढ़ना तय है, और यही हुआ। आज दूसरे जिलों में भी पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। आज साउथ 24 परगना में दंगाइयों ने पुलिस वैन में आग लगा दी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। असल में आज पश्चिम बंगाल के कई जिलों में इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने वक्फ एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी। साउथ 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान जिलों में आईएसएफ के प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इन दंगाइयों ने पुलिस की बाइक्स में आग लगा दी और पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली। इसी तरह की हरकत ईस्ट बर्धमान में भी हुई। हालांकि बर्धमान में पुलिस ने सख्ती दिखाई, क्योंकि पुलिस ने किसी प्रोटेस्ट मार्च की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद भी सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए, नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस पर हमला करने की कोशिश हुई। इसके बाद पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर-बितर किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को लीड कर रहे आईएसएफ के विधायक ने कहा प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए पुलिस की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। रूलिंग पार्टी बोल रहे हैं वो एक्ट यहाँ लागू होने नहीं देंगे, लेकिन हम भी तो चाहते हैं लागू ना हो, बंगाल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में लागू ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और यहाँ का स्टेट का फोर्स देके हम लोग के ऊपर अटैक किए हैं। दो तीनों का बहुत गिराई चोट है, इसका तो सेट हटा दिया। हम उसको धिक्कार जनाते हैं, निंदा जनाते हैं, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज रैली में पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दिया था, कह रहा है कि मेल किया गया था कल रात को। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। सही बात है, हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हाँ, हम पुलिस को बोला है हम रैली कर रहे हैं, पुलिस को हमने इंटीमेशन दे दिया। और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वक्फ कानून का मसला बंगाल में पूरी तरह सियासी हो गया है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वक्फ कानून की आड़ में जो हिंसा हो रही है उसका मकसद हिंदुओं में खौफ पैदा करना है, क्योंकि ममता बनर्जी चाहते हैं कि चुनाव के वक्त हिंदू वोट देने बाहर न निकले। जहां हिंदू माइनॉरिटी है 20%, 40%, 50% के नीचे, यह बंगाल में हिंदू लोग को वोट नहीं डालने देता है। ये तो बहुत बार साबित हो गया ना। फिर जो माहौल बना है मोथाबाड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद तक, ये ईसीआई को अभी से सोचना चाहिए। जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो हिंदू लोग को वोट डालने नहीं देगा, कैनिंग में नहीं देगा, बासंती में नहीं देगा। ये जिहादी लोग लाठी लेकर, तलवार लेकर, बम लेकर वो रोड में ब्लॉकेट करेगा, क्या होगा? और यहाँ का पुलिस तो टीएमसी का कैडर है, राजीव कुमार और मनोज वर्मा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है लोग चाकू से, उसका खिलाफ पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हिंसा को सियासी बता रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंसा करने वाले लोग बांग्लादेशी थे, वो दंगा करके वापस भाग गए। बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके मुर्शिदाबाद में कैसे घुसे, इसलिए बीएसएफ के रोल की भी जांच होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद का 2 पॉकेट में वो जो लोग एक्चुअल
वो प्रोवोक किया, जो हमला किया, जो लूट किया, वो एक बड़ा गैंग वो बॉर्डर क्रॉस करके घुसा था और ये लूटपाट, ये हिंसा का बाद वो फिर सेफ पैसेज लेकर बैक कर गए। मुंह में काला कापड़ बांध के वो जो बांग्लादेश स्टाइल में जो हिंसा हुआ था कुछ महीने पहले, वही एक तरीका से ये कर दिया। ये क्वेश्चन है, वो बॉर्डर तो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन है, बॉर्डर तो स्टेट पुलिस का हाथ में नहीं है। तो अगर बांग्लादेश का कोई गैंग प्लानफुली घुसकर कुछ खराब काम यहाँ पे कर दिया, तो उसका वो टाइम पे बीएसएफ का रोल क्या था। अब जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस मामले में क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी आज बोली, इशारों में बात की, शांति की बात की, सद्भाव की बात की, लेकिन साथ साथ वक्फ के कानून के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को जायज बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा, पुलिस की परमिशन लेकर धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है। धर्म माने शांति, धर्म माने एकता, মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড় ধর্ম আর কিছুই হতে পারে না। আমরা যখন জন্মাই একা জন্মাই, আবার যখন চলে যাই একা চলে যাই। তাই কিসের লড়াই, কিসের দাঙ্গা, কিসের যুদ্ধ, কিসের অশান্তি? শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন। বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, आईन कखनो हाथे तुले नेबेन ना। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में हिंसा होने से उनकी बदनामी होती है, वो इसे रोकना चाहती हैं, लेकिन बंगाल के जिन इलाकों में आगजनी की, तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ मुसलमान ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वहाँ हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है। अगर हिंदुओं के इलाके में आप सोचिए पानी की टंकी में जहर मिलाने का डर दिखा दिया जाए, महिलाओं के साथ बदसलूकी का खौफ होगा, तो लोग घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दंगा करने वाले, डराने वाले ये मानकर चलते हैं कि राज्य की पुलिस उन्हें कुछ नहीं करेगी। वो ये भी जानते हैं कि पुलिस जो कुछ करेगी वो सिर्फ दिखाने के लिए टोकन एक्शन होगा। और ऐसी बातों को और बल मिलता है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हिंसा बांग्लादेश से आए लोगों ने की और इसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है। अब बीएसएफ को राजनीति में घसीटना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि वो वक्फ के कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो दंगा करने वाले लोगों की हिम्मत और बढ़ती है। ममता बनर्जी भी मजबूर है, बंगाल के 30% मुस्लिम उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों को गरीब रखने की कोशिश की गई। नए कानून से वक्फ की इनकम का फायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का एक बयान बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया। गुरुग्राम में नायब सिंह सैनी ने सैनी समाज के कार्यक्रम में कह दिया, हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार झंडा गाड़ दिया, अब बिहार में भी सम्राट चौधरी की लीडरशिप में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। नायब सिंह के इस बयान को आरजेडी ने बीजेपी का सीक्रेट प्लान बताया। तेजस्वी यादव ने कहा, अब तो क्लियर हो गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे करने का प्लान तैयार कर लिया है। जेडीयू के नेताओं ने भी नायब सिंह सैनी के बयान पर आपत्ति जताई, कहा नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद भी नीतीश ही रहेंगे। हालांकि खुद सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू के बयान को सपोर्ट किया, लेकिन इसके बाद भी विवाद नहीं थमा। मैं आपको तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की बात सुनाऊं, उससे पहले नायब सिंह सैनी का वो बयान दिखा देता हूं जिस पर इतनी सियासत हो रही है। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा।
लेकिन जैसे नायब सिंह सैनी के इस बयान पर चर्चा शुरू हुई, आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ताओं के बयान आए, तो सम्राट चौधरी ने खुद स्थिति क्लियर की। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और आगे भी नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हालांकि नायब सिंह सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बीजेपी और जेडीयू के नेता इस तरह के बयान देते रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि न बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा न जेडीयू का, क्योंकि बिहार में बदलाव तय है। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। इस मसले पर नायब सिंह सैनी की सफाई भी आ गई। सम्राट चौधरी ने स्थिति क्लियर कर दी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा ये भी अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव इसके मुख्य दावेदार हैं, वो कह भी चुके हैं कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार कह देते हैं कि गठबंधन का नेता कौन होगा अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। कल तेजस्वी यादव दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सीटों के बंटवारे और अलायंस के नेता का फैसला किया जाएगा और उनके नाम का ऐलान चुनाव के पहले होगा या बाद में, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आजकल मुख्यमंत्री भगवंत मान और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच ठन गई है। बाजवा ने कह दिया था कि उनके पास पक्की खबर है कि पंजाब में 50 बम आ गए हैं। इनमें से 18 का इस्तेमाल हो चुका है। एक ग्रेनेड का इस्तेमाल बीजेपी के नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए हमले में किया गया। बाजवा के इस बयान को भगवंत मान ने इशू बना दिया। बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आज उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए पेश होने का समन दिया। हालांकि आज बाजवा ने पुलिस से पेशी के लिए कल तक का वक्त मांगा है, लेकिन भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए बाजवा को बताना होगा उन्हें इस तरह की जानकारी कहां से मिली, किसने दी, और अगर बाजवा अपना कोई सोर्स नहीं बताते तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। मेरे सोर्सेज ने मैनू इतलाह दी सी कि जी इस तरह तकरीबन 50 ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 18 ਕੁ ਬੰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 4 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਊਂਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਬੰਬ। ਉਹ सख्त कार्रवाई वास्ते तैयार रहो। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा वो अपना सोच नहीं बताएंगे, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसकी पुख्ता जानकारी उनके पास है। कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में बाजवा के साथ खड़ी है। इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। तय किया गया कि कल जब बाजवा पूछताछ के लिए जाएंगे तो पार्टी के बड़े नेता और विधायक भी उनके साथ होंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने कहा बाजवा ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसे लेकर उन पर केस दर्ज हो। अखबारों में भी ऐसी खबरें छपती रहती हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। राजावड़िंग ने कहा कि मान बदले की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कोई गल नहीं, कल नूं आवांगे और देखांगे किसमें है कितना है दम। चाहिदा था ये सी टेलीफोन करके पूछ दे कि बाजवा साहब दसो किते होर घटना ना हो जाए, लेकिन तुसी डराउण दा काम कीता बाजवा साहब नूं भी परचा दे दिओ, आवाज बंद कर दिओ इन्हां दी ते अंदर ढक दो। सो इस तरह नहीं होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ नहीं करना। ये गल याद रखियो मान साहब। पार्टी के नेताओं के सपोर्ट के बाद अब प्रताप सिंह बाजवा पीछे हटने को जरा भी तैयार नहीं है। बाजवा ने कहा उन्हें एफआईआर की कॉपी तक मुहैया नहीं करवाई गई, इसलिए आज वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। बाजवा ने कहा उन्होंने तो सरकार को सावधान किया था, लेकिन भगवंत मान ने उनके खिलाफ ही केस दर्ज करा दिया। मान साहब तुसी एक आदमी जिहदा संदेश लैके अमन ते कानून दा लैके आया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। 4:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। प्रताप सिंह बाजवा ने जो कहा, हो सकता है कि फिगर्स बढ़ा चढ़ा कर कह दी गई हों, लेकिन इसकी मूल भावना ठीक है। पंजाब में बम तो चले हैं, ग्रेनेड अटैक तो हुए हैं, इसलिए सरकार को ध्यान इन हमलों को रोकने पर देना चाहिए, न कि मैसेंजर को पकड़ने में। अगर बाजवा के खिलाफ एक्शन हुआ तो इसका मतलब होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक मुस्लिम लड़की के साथ मारपीट करने और छेड़छाड़ करने वालों को अच्छा सबक सिखाया। तस्वीरों में जो 6 लोग लंगड़ाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने सरेआम बुर्का पहने एक लड़की की पिटाई की, मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और इसके बाद पुलिस ने लोगों को पकड़ा, इनकी अच्छे से पिटाई की और इनका वीडियो भी बनवाया। असल में 12 अप्रैल को एक हिंदू लड़का अपनी दोस्त के साथ जा रहा था। उसकी दोस्त मुसलमान थे, उसने बुर्का पहना हुआ था। हिंदू लड़के ने, मुस्लिम लड़की उसके साथ थी, उसको देखकर कुछ लोगों ने इस कपल को घेर लिया, उनके साथ बदसलूकी की, लड़की का बुर्का उतारकर उसे भी पीटा, उसका वीडियो बनाया। इस लड़की की मां एक फाइनेंस कंपनी में लोन इंस्टॉलमेंट की कलेक्शन का काम करती है। उसने कंपनी में ही काम करने वाले एक हिंदू लड़के के साथ अपनी बेटी को किश्त लेने के लिए भेजा था। जब ये दोनों काम पूरा करके बाइक पर लौट रहे थे तो खालापार मोहल्ले में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया, बदसलूकी की, फिर पिटाई की। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और इन लोगों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। इन दोनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब इनका क्या हाल है ये मैंने आपको दिखा दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जो किया उसका मैसेज साफ है। कोई इस गलतफहमी ना रहे कि मुस्लिम बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ होगी तो पुलिस आंख बंद कर लेगी या सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन करेगी।
जिस तरह से गुंडे चलकर आते हुए दिखाई दिए, उससे साफ पता चलता है कि पुलिस ने सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी और इसके लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस की पॉलिसी की तारीफ होनी चाहिए। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर कलश स्थापना के साथ शिखर का काम पूरा हो गया। 161 फीट ऊंचे शिखर पर पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापित किया गया। कलश को गुलाबी पत्थर से नारियल के आकार में तराश कर बनाया गया है। इसका वजन करीब 3500 किलोग्राम है। गर्भगृह का शिखर पूरा होने के बाद अब परकोटा के 6 मंदिरों में भी कलश स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद ध्वज दंड लगाया जाएगा। आज ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर निर्माण का काम इसी साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। हर्ष की बात है कि आज मुख्य मंदिर का जो शिखर है और जिसे आप जानते हैं कि लगभग सतह से वो 161 फीट ऊंचा है, उस पर कलश सबसे ऊपर वाले पेटी पर रख दिया गया है। तो इस प्रकार शिखर का कार्य उस मंदिर में आज पूर्ण हो गया है।